आपका एक बहुत ही दिल के करीब कोई हो, ऐसा कोई रोल रहा हो? हालांकि ये ऐसे पूछने ऐसा लग रहा है कि कोई कह रहा है कि अपने बच्चों में से फेवरेट पिक करो, पर नहीं, फिर जैसे भी मैंने बताया, किसमें थिएटर की बात कर रहे हैं? थिएटर की भी बात करें, मूवीज में बात देखिए, करें। मूवीज की बात तो ये है कि मूवीज के डायलॉग मुझे इधर मिलते हैं, उधर मैं भूल जाता हूँ। फैक्ट ये है कि क्या होता है कि जैसे आपका सीन लिया गया, आपने अभी अभी भी ये हुआ, एक मैं ऐड कर रहा था लखनऊ में, मेरा सीन उन्होंने कर लिए। अब वो दूसरे के साथ सीन करने के लिए फिर आपको उसमें आना पड़ता है। मालूम है, मैं तो डायलॉग भूल गया। तो क्योंकि उस फिल्म में उनके डायलॉग उसी से मिलते हैं। बाकी थिएटर के, जैसे मैंने बताया, यहूदी की लड़की हम्म, मेरे दिल के बहुत नजदीक रहा। तो उसका अगर आप एक डायलॉग कहें तो मैं सुना सकता हूँ। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। वो प्ले मैंने लास्ट किया था 2010 में। उसके बाद उसका कोई शो नहीं हुआ। हम्म, लेकिन वो प्ले मेरे दिल के इतने नज़दीक रहा कि आज भी मैं उसके डायलॉग, अभी मैं उर्दू एकेडमी में कुछ क्लासेस ले रहा था बच्चों के, इसके तो स्क्रिप्ट थी। मैं बच्चों से कहता था पढ़ो, वो जब पढ़ते थे मुझे डायलॉग अपने आप याद हम्म, आ जाते थे, चाहे वो यहूदी के डायलॉग हों, चाहे उसकी लड़की के डायलॉग हों, चाहे ब्रूटस के डायलॉग हों, चाहे हीरो मार्कस के डायलॉग, चाहे क्वीन डेसिया के डायलॉग, पूरी स्क्रिप्ट मुझे याद थी उस समय। तो उसी का एक डायलॉग आपको, एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है वो, सुनाई बिल्कुल देता सर। हूँ। उसमें मुझे ऑडियंस से फीडबैक मिलती। वो उसमें सीन ये है कि वो बादशाह के यहाँ वो यहूदी जाता है और कहता है कि साहब, आपके जो बेटा है उसने मेरी बेटी को ठगा है, हम्म, उससे मोहब्बत की उसने, और बाद में उसने धोखा दे दिया उसको। तो वो जो ब्रूटस है, जो मतलब यहूदियों में और जो रोमन्स में हमेशा लड़ाई रही है, हम्म, तो वो उसको कन्विंस कर लेता था राजा को कि नहीं नहीं, इसकी लड़की है, शी इज टू बी ब्लेम्ड। तो उसका डायलॉग है यहूदी का, वाह रे मजहब और वाह रे मजहबी पेशवा, तुम्हारा गम है गम, मुफलिस का सदमा एक कहानी है, तुम्हारा ऐश है ऐश और हमारा ऐश पानी है, यहाँ बचपन बुढ़ापा, वहाँ बुढ़ापा भी जवानी है, तुम्हारा खून है खून और हमारा खून पानी है, ये जर, ये नखवतें क्या लेके अपने साथ जाएगा, यही रह जाएगा सब, यहाँ से खाली हाथ जाएगा। तो क्या बात ये है सर। डायलॉग, ये जब मैं कहता था कि तुम्हारा खून है खून, तो ऑडियंस बोलती थी और हमारा खून पानी पानी है। है। तो ये काफी एक समा सा बन गया है एकदम से। ये प्ले, ये इसका भी क्रेडिट मैं आपको इसका बताऊं, मैं उर्मिल कुमार थपलियाल जी को देता हूँ। ये रोल पहले अनुपम खेर कर रहे थे हमारे यहाँ। अच्छा। जब मैं ये प्ले करने जा रहा था तो अनुपम खेर साहब यहूदी का रोल कर रहे थे, मैं ब्रूटस का रोल कर रहा था। बट एज थिंग्स वेंट ऑन, उनको बीच में एक बम्बई में ऑफर मिल गया। तो खेर साहब कहने, अनिल जी मैं तो जाना चाहूंगा, रोजी रोटी का सवाल है। नेचुरली इट वाज अ हम्म, बिग ब्रेक फॉर हिम। वो चले गए। देन थपलियाल जी आस्क्ड मी टू डू दैट रोल। तो उसका, इसकी एक एक लाइन जो है, जो उतार चढ़ाव जो मैंने बोले, ये सब मुझे थपलियाल जी के सिखाए हुए। ही वॉज वेरी क्रिएटिव। आज भी वो लाइनें आपको याद है? हमसे एक बार अनुभव सिन्हा जी ने भी कहा, जब मैंने मुल्क में काम किया, बोले अनिल जी यहाँ लखनऊ तो जखीरा है यहाँ आर्टिस्टों का। मैंने कहा मौका तो दीजिए आप हुजूर हम्म, लोगों को। सही बात है। तो सर, हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, जी। तो लखनऊ के बदलते रंग की अगर हम बात करें, थिएटर और फिल्म्स को अगर हम थोड़ा साइड रख के इन जनरल बात करें कि लखनऊ कैसे बदला है इन सालों में, तो उसके बारे में आप क्या देखिए, बोलना मैं चाहेंगे? अभी आपको मैं बताऊं, लखनऊ बदला है। और पहले मैं कहा करता था लखनऊ के बारे में कि लखनऊ हैज ऑल द एडवांटेजेस ऑफ ए बिग सिटी, हम्म। बट इट डजंट हैव एनी डिसएडवांटेज ऑफ बिग सिटी। ओके। लेकिन अब एडवांटेज के साथ में डिसएडवांटेजेस सारे बिग सिटी के लखनऊ में आ गए। बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन गए हमारे लखनऊ में, जो कि फ्लाईओवर्स नाम की चीज ही पहले लखनऊ में नहीं हुआ करती थी। पुल हुआ करते थे पार करने के। कि एक जमाना था हम इक्का रिक्शा तांगा पे चलते थे। ठीक है, समय बदला, ऑटोमोबाइल्स आ गई, सब आ गई। लेकिन आज इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है
उस पॉपुलेशन की वजह से इतना अनरेगुलेटेड ट्रैफिक है कि हम लोगों के लिए, मैं आपको बताऊं, मैं गली में रहता हूं, जब मैं सड़क पे आता हूं मुझे सड़क पार करना मुश्किल हो जाता है, इसी। तो लखनऊ में, लेकिन एक चीज जो अभी भी है, लखनऊ के जो खाने हम्म। डिशेस जो हैं, जी। देखिए मैं तो नॉन वेज नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरे साथी जो तारीफ करते हैं, मुझे याद है एक रंजीत कपूर बताते थे, रंजीत कपूर ने एक फिल्म डायरेक्टर की बहुत सारी फिल्में लिखी, वो लखनऊ आए थे कास्टिंग करने, तो कास्टिंग करने में कास्टिंग वास्टिंग की नहीं, यहाँ से एक कुक पकड़ के ले गए अरे। बम्बई। तो यहाँ की डिशेज हैं, यहाँ का चिकन वर्क है, इसी जो कि बहुत अब इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो गया है, हम्म। और बहुत यहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको प्रॉपर रिकग्निशन नहीं मिल रहा है अभी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो या यहाँ पर अब बहुत सारी शूटिंग्स होती हैं, पहले तो शूटिंग लखनऊ कोई सोच भी नहीं सकता था, आज लखनऊ में मेरा ख्याल है कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा कम से कम 5-6 शूटिंग न हो रही हूँ लखनऊ में। बिल्कुल बिल्कुल। शूटिंग बहुत होती है, कलाकार बहुत निकल आए हैं, थिएटर बहुत हो गए हैं, ऑडिटोरियम यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बन गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दे आर नॉट बीइंग प्रॉपर्ली मैनेज्ड, यू सी। अच्छा, एक चीज माना जाता है जो आज के टाइम में आई थिंक कन्नौज को कहा जाता है, ये इत्र कैपिटल कहेंगे अगर, कि हाँ सबसे मशहूर इत्र जो होता है वो कन्नौज से है। हाँ। तो ये लखनऊ तक सफर कैसे आया, मतलब कैसे लखनऊ में भी इत्र इतना ही फेमस हो गया? देखिए ऐसा है कि हर जगह के हिसाब से वहाँ की चीज़ बनाई जाती है। हम्म। कन्नौज में यहाँ लखनऊ से बहुत ज़्यादा बनता है और ज़्यादा बिकता है, मगर वहाँ कमर्शियल स्टाइल से बेचा जाता है कि उसके वहाँ पान मसालों में, तम्बाकू में, इसमें सूंघने में उसमें नफासत है नहीं है। लखनऊ का मिजाज ये है कि लखनऊ के लोग बहुत नफासत पसंद होते थे। उनका वो जाड़ों में नवंबर दिसंबर में जो है छतरी लेके चलते थे कि शबनम सर पे पड़ के ना पड़े और जिससे जुकाम ना हो। यहाँ के बारे में एक कहावत है, मूली के पत्ते पे पैर पड़ गया तो छींकें आने लगी। तो सूंघने में भी उनका मिजाज ये होता था कि रख के रुमाल नाक पे आए हैं बाग में, रख के रुमाल नाक पे आए हैं बाग में, तब हुए गुल छनी हुई जाए दिमाग में। क्या बात है। गोया कि वो जो बागीचे की खुशबू है वो भी गर्दा आलूद नहीं सूंघना पसंद करते थे। तो जब लखनऊ का इत्र बनाया जाता है तो मेरे यहाँ जब भी इत्र बनेगा कोई चीज़ का, गुलाब का, तो हम हमेशा मेरे यहाँ लेबर लग के पेटल अलग करते हैं, उसका ग्रीन पार्ट अलग करते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर वो जो है उस ग्रीन पार्ट के साथ बना दिया जाए तो एक हल्की सी हराइंद आ जाएगी सूंघने के साथ, और वो हराइंद सिर्फ लखनऊ वाला ही पकड़ सकता है, वही बता, जैसे हमने आपको बताया ना, वो बता दिए कि अपने टॉयलेट में जो है ये बैतुल खला उसको कहते थे, एक्चुअली में टॉयलेट कहते भी नहीं थे उस टाइम। बैतुल खला में तुमने जो है खुशबू कम डाली, अच्छा। इस्तेमाल वहाँ गड़बड़ किया है, या जो पढ़नी थी उसके अलग, तो मतलब वो इतने सेंसिटिव होते थे। तो जब हम पेटल का खाली बनाएंगे तो उसमें बहुत नफीस और अलग खुशबू आएगी। और जब ग्रीन पार्ट, ऐसे बेले में आप बेले का फूल लीजिए, उसमें पीछे वाले हरे हरे कांटे लगे रहते हैं। तो लखनऊ में वो दिन भर लेबर लगा के वो शाम को बेले, गुलाब की भट्टी सुबह तड़के लगती है और बेले की भट्टी सूरज डूबने के बाद इस्तेमाल होती है, जब वो खिलना शुरू होता है। रात भर वो लगती है, दोनों चीज़ों का टाइमिंग अलग, मगर वो दिन भर उसके जो पीछे हरे वाले कांटे होते हैं फूल के साथ लगे रहते हैं, 4 कांटे टाइप के, वो निकाले जाते हैं, वरना उसकी हराइंद आ जाएगी। तो लखनऊ ने ज़बान को, जायके को, खुशबू को, हर चीज़ में एक अपना अलग सलीका, अलग बात बताई गई है। तो वो इसलिए पूरी दुनिया में अपना यूं ही मुकाम नहीं रखता, लखनऊ का अपना मुकाम है इसलिए। आपने अभी कुछ बोला भी था कि चाहिए हर बात पे सलीका है, क्या आप हमें वो फिर से एक बार सुना सकेंगे? जी, खुश रहने का यही तरीका है, खुश रहने का यही तरीका है, चाहिए हर बात में सलीका है। क्या बासलीका काम अच्छा लगता है, बेसलीका काम खराब लगता है। सही बात। तो लखनऊ में व्यापार करने का आपका जो एक्सपीरियंस रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो कैसा रहा है? मतलब क्या कदरदान जो आए हैं, जो कस्टमर्स हैं, थोड़े बदलाव आया उनमें? देखिए हर चीज़ में उतार चढ़ाव रहता है, जैसे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहता है, वैसे कारोबार में, मामलात में, वक्त में, हर चीज़ में कभी अप कभी डाउन रहता है। एक दौर था, मेरे बुजुर्ग बताते थे कि जब इत्र बनाया कोई 10 किलो का घान, 20 किलो का घान, तो ऐसे दुकानों पे जनरल नहीं बिकता था। उठा के वो उसके चमड़े के बड़े बड़े
कैमिल स्किन की बॉटल्स बनी हम्म। हुई आती हैं, जिसको हम लोग कुप्पी कहते हैं। वो बनाया गया, उसमें रखा गया, फिर रजवाड़ों में जाने गया। किसी एक रजवाड़े में गए, वहाँ अंदर सैंपल भिजवाया गया, देखा गया। उन्हीं ने अगर पसंद कर लिया तो वो पूरा तोलवा लेंगे एक घान। फिर वो अपना साइंटिस्ट बना लेते थे। अच्छा। वो ये नहीं चाहते थे कि ये अब कोई और लगाए। हम्म। तो अलग अलग जगह नवाबीन कुआं रजवाड़ों में जहाँ जहाँ इनकी खपत थी, वो पहले इस तरीके से बिकता था। तो फन पे रियाज कीजिए लुकमान की तरह, फन पे रियाज कीजिए लुकमान की तरह, हर दफा बोल उठे कि मैं इस मरज की हूँ। कैसे आपने कथक की तरफ आपका रुझान आया? कैसे एक क्लासिकल आर्ट फॉर्म की तरफ आपका इंटरेस्ट आया? अ, मैं बिल्कुल, क्योंकि जर्नी जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब मैंने कथक की दुनिया में कदम रखा था, तो आप तो ये सोचिए, जब मैं छोटी सी रही होंगी तो बस जहाँ भी संगीत बजता था, म्यूज़िक ऑन होता था, तो मेरा नाचने की एक इच्छा अपने आप जागृत हो जाती थी। लेकिन किसी छोटे बच्चे को पता नहीं होता है कि उसको जाना कहाँ है। जैसे आपके भी इर्द गिर्द ऐसे कई सारे बच्चे होंगे, हम लोग के परिवारों में ऐसे बच्चे हैं, म्यूज़िक बजा और वो डांस शुरू कर डांस कर देते हैं। रहे। तो ऐसा ही कुछ हमारी, जो मेरी मदर थी, फादर थे, सभी बोलते थे कि ऐसा लगता था कि तुम नाचते ही हुए पैदा हुई हो। जब म्यूज़िक बजता है तो मुझे कहीं भी खड़ा करवा दिया जाता था और मैं डांस, मतलब नृत्यमय मेरा जगत हो जाता था। लेकिन दिशा नहीं पता होती है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या उसका तरीका होगा। तो जब मैं कथक के फील्ड में आई, तो पहले मैंने वैसे भातखंडे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। मैं किसी चीज़ की यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं बताऊंगी, लेकिन कथक जो है या कोई भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म जो है, वो विदाउट गुरु शिष्य परंपरा के नहीं बढ़ सकती है। कि एक अच्छे गुरु का सानिध्य, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे गुरु थे, लेकिन वो एक सरकारी एक जगह है। जो सरकारी जगह में क्या होता है कि वहाँ पे कभी हमारे एक साल दूसरा गुरु होंगे, कभी तीसरे होंगे। तो उसमें मुझे अच्छा तो फील हो रहा था कि मैं कथक सीख रही हूँ, लेकिन मुझे वो उत्साह नहीं मिल पा रहा था जो मुझे गुरु के मिलने से आना चाहिए। कि जो मैं नाच करके खुश हो रही थी, वो खुशी मुझे नहीं मिल पा रही थी। तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, छोटे बचपन में मुझे याद है, रागिनी करके, वो एक बहुत अच्छे पंडित धर्मनाथ मिश्रा हैं, उनकी बेटी थी और मेरे साथ पढ़ती थी। तो उसने कहा कि देखो, मेरे एक चाचा है निषादगंज में, पंडित अर्जुन मिश्रा, जो कि मेरे गुरुजी हैं, थे, अब नहीं है इस दुनिया में। तो उसने कहा कि एक बार तुम वहाँ पे ट्राई करो। तो मैं वहाँ गई, अगले दिन ही मैं पहुँच गई, क्योंकि मुझे भी गुरु की तलाश थी अंदर ही अंदर। तो मैं वहाँ पहुँच गई, और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने लिटरली देखा कि गुरुजी के हाथ में बड़ा वाला डंडा है, पूरी क्लास चल रही है, जितने बच्चे हैं पसीना पसीना 4-6 घंटे, और मैं ऐसे स्तब्ध होके वो क्लास ही देखती रह गई। तो मुझे लगा कि मेरे जो गुरु की तलाश थी, वो मेरी यहीं पे अंत हो गया उसका। अब मैं उनके सीधे नतमस्तक हो गई, चरणों में बैठ गई कि गुरुजी, अब मुझे आपका सानिध्य चाहिए। मैं एक नर्तकी बनना चाहती हूँ, एक डांसर बनना चाहती हूँ। डिग्री बहुत आगे की चीज़ होती है, डिग्री मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो परफॉर्मिंग आर्ट है वहाँ डिग्री का उतना महत्व नहीं है जितना गुरु शिष्य परंपरा का महत्व है। अच्छे गुरुओं से आप ट्रेनिंग लेंगे, मंचों पे जाएंगे, तो मंच ही आपकी डिग्री होता है, समझिए। मंच पे जाके ही जो हमारी प्रतिभा है वो सामने आती है। तो हमें एक कलाकार के रूप में, और उन्होंने मुझे एज अपनी शिष्या स्वीकार किया। वहाँ पे मेरी जर्नी ख़त्म हुई, और वो दिन था और आज का दिन है, वो जर्नी मेरी चल रही है और मेरे गुरु मेरे साथ हैं। ओके। सो ये आपके लाइफ में कुछ अर्ली इन्फ्लुएंसेस भी रहे होंगे कथक के, जहाँ से ये एक इंटरेस्ट जागा होगा? कथक के अर्ली इन्फ्लुएंसेस क्या होता है ना, कि उस टाइम मैं जब तक उस फील्ड में नहीं थी, तो मैं उस फील्ड के लोगों को उस वक्त नहीं जानती थी। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम लोग फिल्में देखते हैं, या जैसे मैं श्रीदेवी की बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो जब भी मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि आप शायद उनका नाम अभी लेंगी। क्योंकि जब भी उस श्रीदेवी की फिल्में आती थी या कुछ भी उनका डांसेस आता था, तो जैसे मैं कहूँ कि प्रथम शायद इंस्पिरेशन मेरी वही रही होंगी। और मैं बस मतलब ऐसे एक स्तब्ध होकर उनको देखती रह जाती थी कि क्या बात है यार, क्या नृत्य। अच्छा, और सबसे बड़ी बात थी कि श्रीदेवी ने डांस सीखा नहीं था। ये उनकी जो अगर आप लाइफ हिस्ट्री पे जाएंगे तो उन्होंने डांस नहीं सीखा था, लेकिन शी वॉज अ नेचुरल डांसर। वो जब मंच पे आती थी या इस फिल्मों में आती थी, तो लगता था कि यार इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो वो मेरी पहली इन्फ्लुएंसर रही होंगी। और उसके बाद कथक की फील्ड में, क्योंकि मैं उस वक्त इतने लोगों को नहीं जानती थी, तो मैं उनके नाम उस वक्त नहीं ले सकती। लेकिन हाँ, जब मैंने इसमें कदम रखा, तो पंडित बिरजू महाराज, पंडित
शंभू महाराज, कालिका बिंदादीन जी, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कथक को विश्व की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तो धीरे धीरे जब उनसे साबता बनता गया, सितारा देवी जी जो कि मुंबई इंडस्ट्री की, गोपी किशन जी जिन्होंने मुंबई इंडस्ट्री में ऐसे कदम रखा और फिल्मों में जो कथक का जो प्रादुर्भाव हुआ वो वहाँ से हुआ। तो उन सब से एक तरह से इन्फ्लुएंस रही, उन सब का काम देखा। मेरे गुरु कहते हैं कि 3 तरीके होते हैं सीखने के, देखा, परख्या, सीख्या। एक देख कर सीखता है, एक परख कर सीखता है, और एक जो सीख कर सीखता है। तो ये तीनों तरीकों से मैंने सीखने की कोशिश की है। और कैसा रहा है ये एक्सपीरियंस आपका लखनऊ में कथक सीखने का? और आप हमेशा से लखनऊ में ही रही हैं? हाँ, मेरी पैदाइश लखनऊ की ही है, यहीं जन्मी, और मैं आई एम जस्ट लकी कि लखनऊ घराना ही है पूरा कथक का। और लखनऊ घराना ही आज पूरे विश्व में, क्योंकि पंडित बिरजू महाराज जी तो उन्होंने क्योंकि अपना स्थान दिल्ली बना लिया था, वो लखनऊ घराने के थे, दिल्ली में रहते थे। और पंडित बिरजू महाराज जी के जो वरिष्ठ शिष्य थे उनसे ही उन्होंने कहा कि आप जाकर लखनऊ संभालिए, और मैं उन्हीं गुरु की शिष्या हूँ। तो वो लखनऊ संभालने आए थे और उस संभालने में हम लोग भी संभल गए। कितनी मतलब वो अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी रही होगी। हाँ बिल्कुल, मैं कहती हूँ, मैं अपने गुरु के लिए कहती हूँ कि वो ही वॉज अ यूनिवर्सिटी। मतलब वो अपने आप में यूनिवर्सिटी थे, क्योंकि उनके मेरे जैसे कई हज़ारों शिष्य आज पूरी दुनिया में उनका नाम लेके काम कर रहे हैं। मतलब वो गए नहीं हैं, वो मरे नहीं हैं, कला तो मरती भी नहीं है। तो वो हमारे अंदर जिंदा है, और हम उनके अब जो बढ़ा रहे हैं, अब मेरे भी उतने ही शिष्य हैं, बहुत काम कर रहे हैं। तो लगता है कि वो कला बढ़ती नहीं है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती जाती है। तो क्या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो जो आपके साथ रह गया हो, कोई एक ऐसी बातचीत रही हो विच स्टेड विद यू? देखिए, इतने स्पैन में 4 जनरेशंस में वी हैव सीन सो मेनी इन्फ्लुएंशियल पीपल कमिंग, एंड और हर इन्फ्लुएंशियल आदमी से, लर्नड आदमी से, नोबेल लॉरिएट्स हु हैव कम, पॉलिटिकल लीडर्स हु हैव कम, administrators who have come, doctors, prominent doctors of the world who have come. They have all visited, our bookstores. And आप एक एपिसोड याद नहीं कर सकते, बट इतने सारे एपिसोड्स हैं उनके साथ, फ्रॉम सेलिब्रिटीज हु हैव कम, ऑथर्स, प्रोमिनेंट ऑथर्स हु हैव कम। आप जब भी आप उनके बारे में सोचो तो उनको लगता है कि वो किताबों के कितने शौकीन है कि वो खींचे चले आए। मतलब आप नाम लीजिए ऑफ सेलिब्रिटीज, ऑफ नाम लीजिए पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में, दे हैव ऑल कम टू अस, एंड नॉट कम टू अस टू, they must be not knowing that time my father or my uncles, but they came to find a book in a bookshop. Matlab, that is the importance of a bookshop in a city. They came to sit down and have a cup of coffee or chai and to be there for hours, and they are those people who don't have time. हाँ, right. अच्छी बात यह है कि आप आदमी वहाँ आके खो जाता है किताबों के बीच में, किताबों की बात ही बात ही अलग है। तो आपको जो चाहिए वो वहाँ पे मिलती है, जो दिमाग आपको कह रहा होता है वो आपको किताब वहाँ कहीं ना कहीं नजर आ जाती है। तो ये चीज़ बड़ी अद्भुत चीज़ है। एंड व्हेन वी हैड likes of people from all genres of life, you feel that yes, there is something we are doing right. There's something what we are a part of, that it is making us feel that we are a part of a movement where we say India is moving ahead. So if India is moving ahead, it has to be a 360 degree approach. So we are also one of the degrees which are making an impact to this growth. तो क्या ऐसा भी है कि आप लोग कुछ बुक क्लब्स वगैरह टाइप का कुछ अरेंज करते हैं जहाँ पे रीडर्स, ऑथर्स? So Ishita, very सब मिलते interesting. So आप we spoke about the COVID onslaught. तो हुआ क्या कि एहसास ये हुआ कि अब लोग एकदम से, बच्चे और पेरेंट्स who should come in the evening with the children in the bookshop, उनको टहलाते थे, बुक्स दिखाते थे, बच्चे अपनी स्टेशनरी ले रहे होते थे, वो एकदम से ख़त्म हो गया। एकदम से आना बंद हो गया। मतलब हमें लगभग 6 महीने लग गए कोविड ख़त्म होने के बाद कि कैसे इन लोग को वापस लेके आए। मतलब इट वाज अ बिजनेस चैलेंज टू अस। बट जो बुक लवर्स हैं वो तो आप खींचे चले आते हैं। तो हुआ क्या कि 2020-22 तक तो ऑनस्लॉट था अपना कोविड का। 22 के बाद हम लोग ने एकदम से इनिशिएट लिया, पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एंड ऑथर्स ने मिल के
ये एक कॉन्शियस डिसीजन ली कि जितने भी बुक सेलिंग पॉइंट्स हैं ऑफ द कंट्री, वहाँ हम लोग विल क्रिएट दिस environment ऑफ इंटरेक्शन विद ऑथर्स एंड सिटीजन्स. Which is very Yeah. important. So my father, he's been always focused on. Actually, we have learned so much from my father and my uncle that उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा रहा है कि जब तक आप सिटी को कुछ वापस नहीं दोगे तो सिटी से कैसे कुछ मिलेगा. आपको देना आना चाहिए, आपको उसमें घुल मिल जाना चाहिए, तभी आप जो चाहते हो तभी हो पाएगा ना. अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ही मैं हूँ. वो एक कहावत है ना कि अगर मैं ही मैं हूँ तो क्या मैं हूँ, अगर आप हैं तो क्या आप हैं. आओ मैं और तुम एक साथ होके हम दिखाएं दुनिया को क्या है. तो ये जो मूवमेंट हुआ था ऑफ पब्लिशर, ऑथर्स एंड बुक सेलर्स, जब साथ आए तो उसका जो इफेक्ट आया लोगों में, वी गॉट बैक the readers back to our bookshops. My father took this initiative and actually spearheaded this campaign, and which was supported by us in the third line of generations. And we started calling on authors. We started calling on people from various fraternities to come into the bookshop, have interactions, have meetings, have coffee meetings, and suddenly there was an environment of people flocking into the bookshops, and suddenly we got 200-300 people coming back into the outlet. And again वो bookshop की जो soul missing थी वो वापस आ गई, एक रूह जो मिसिंग थी वो वापस आ गई, जान बस गई वापस एक किताब वाली दुकान में. तो हम लोग एक किताब वाले हैं जो सिर्फ एक मिशन पे हैं कि जो एक लखनऊ की जो रूह है वो इंटैक्ट रहे. हम लोग बहुत छोटा रोल प्ले कर रहे हैं, बट वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने बताया कि कई चैलेंजेस आते हैं, हाँ जी. तो इसमें जो एक सोशल अवेयरनेस है, सबका इंटरेस्ट नहीं होता. सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि यार हमारा क्या, इसमें मेरा क्या फायदा, क्या करना मेरे को जान के. ऐसे केसेस में म्यूजिक के थ्रू या इस एंटरटेनमेंट के थ्रू लोगों का इंटरेस्ट कैसे आप ग्रैब करके रखते हैं? देखिए, म्यूजिक तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टूल है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो भी हम लोग के सॉन्ग्स हैं उनमें हमने पूरा नयापन रखा है. लोगों ने कहा कि आप इसको रॉक बैंड कहते हो, क्यों रॉक बैंड बोलते हो इसको. तो मैंने कहा कि हम लोग सारे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज की जो ऑडियंस सुनना चाहती है उसको उसी फ्लेवर के संग मैसेज दे दें. जैसे बच्चे जब कड़वी दवाई खिलानी होती है तो हम लोग शहद मिला देते हैं. हाँ. तो रॉक बैंड इज अ शहद और दवाई तो हमारे सॉन्ग्स, उनके लिरिक्स हैं. तो सिर्फ यही प्रयास होता है कि उन तक वो दवाई जो है वो प्रॉपर चली जाए. जैसे लोग पूछते भी हैं ये भी हमसे कि आप कितनी देर की परफॉर्मेंस, 2 घंटे की परफॉर्मेंस दे सकते हैं. मैंने कहा आप ले सकते हैं तो 2 घंटे की परफॉर्मेंस दे सकते हैं हम लोग, बट मैंने कहा कि ऐसे आपको जब 100 बुखार चढ़ता है तो आप कितनी बड़ी गोली खाते हैं. बोले इतनी बड़ी गोली खाते हैं. मैंने कहा 104 पे आप इतनी बड़ी गोली खाते हैं क्या? बोले नहीं. तो मैंने कहा बस वही है, आप हमें आधे घंटे का स्लॉट दो, जो भी आपका मुद्दा है, आपको लगता है कि ये ऑडियंस मेरी इस मुद्दे पे है. बैंड जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजर जो भी आपका मुद्दा है, जैसे हम लोग जब पानी बचाओ पे भी काम कर रहे थे तो हमने बेटी बचाओ से पानी बचाओ की तरफ भी जो है सॉन्ग्स को क्रिएट किया और रैप सॉन्ग्स उनके लिए तैयार करे. और लिरिक्स और धुन ऐसी होती है कि ऑडियंस उसको जो है वो कैच करती है और उसको लेके जाती है, क्योंकि वो आपको हर जगह नहीं सुनाई पड़ रहे होते हैं. एक गवर्नमेंट, जब अभी लास्ट गवर्नमेंट के उसमें हम लोग कुछ प्रोग्राम्स कर रहे थे तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स हो रहे थे उस टाइम में, तो कुछ तो मंत्रियों को हमारे सॉन्ग्स याद हो गए थे, वो साथ में गाते भी थे. अरे वाह. तो ये डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी बार बार जो है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बैंड इतना है नहीं, तो जो हम लाइव परफॉर्मेंस कर पाते हैं बस वही रहता है. कुछ क्लिप्स या कुछ सॉन्ग्स है जो हम डाल देते हैं यूट्यूब पे, इस पे, पर बहुत मटेरियल हम उस पे सोशल मीडिया पे नहीं शेयर कर पाते. तो हमारा लाइव परफॉर्मेंस का ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट हमें दिखा है. और लोग वहीं से, कुछ लोगों को जब पता चल जाता है, क्योंकि हम बहुत पहले से इसका इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि हम यहाँ शो करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं. सेफ्टी भी बहुत हमारा एक प्रेफरेंस रहती है हमारी, तो इस कारण हम बहुत उसको डंका नहीं पीटते कि आज बैंड यहाँ जा रहा है परफॉर्म करने के लिए. पर अच्छी ऑडियंस मिलती है और अभी तक तो सबने इंटरेस्ट से सुना. कभी कभी डिमांड भी आती है, अच्छा वो वाला गाना गा दीजिए. एक सॉन्ग था ये हमारा, ये देखो मुझे जज करते हैं. ये आप सारे हमें मुझे, इसके 2 लाइन सुनाएंगे प्लीज? ये देखो मुझे जज करते हैं,
ये सारे मुझे जज करते हैं, मेरी चौड़ी बिंदी से, मेरी शुद्ध हिंदी से। हर एक चीज पे महिलाओं को जज किया जाता है। हमारे मोटापे पे भी जज किया जाता है, वो चलती कैसे है, सैंडल पे जज किया जाता है, मेरे छोटे बालों पे जज। तो जहां जहां मुझे जज किया गया, मैंने उसी को लेकर के सॉन्ग बनाया। और इसी तरह के बहुत से, जैसे अभी एक सॉन्ग हम लोगों का है, क्योंकि आज के टाइम में लड़कियां महिलाएं बेची जा रही हैं एज अ प्रोडक्ट। अच्छी भली लड़की को प्रोडक्ट बना दिया, मर्दों की शेविंग क्रीम, हेयर जेल, जूता हो या बार, कुछ भी हो, बेचेगी ये सब लड़की, देखो ये है आविष्कार। अच्छी भली लड़की को प्रोडक्ट बना दिया। पुरुषों का भी कोई प्रोडक्ट होगा, अगर उनको उनके अंडरगारमेंट भी बेचने हैं, उनको अगर उनका डीओ भी बेचना है, तो वहां पे महिला होनी अनिवार्य है। मैं टैगलाइन नहीं यूज करना चाह रही, बट आई थिंक आप समझ गए मैं किसकी बात कर रही। एग्जैक्टली। तो वही चीज है कि आपको लगता है कि उनको दिखा दिया कि अगर आपने ऐसा परफ्यूम लगाया है, तो मुझे लगता है क्या इतनी बेवकूफ लड़कियां होती हैं कि एक परफ्यूम से वो चिपक जाती हैं? क्या इतनी जाहिल होती हैं कि आपने उनकी उसका टैग देखा कि उसने कौन सा अंडरगारमेंट पहना हुआ है, उससे आप जो है वो उस पे फिदा हो जाती हैं? तो आपने एक तरीके से ना महिलाओं को भी बहुत डम दिखा दिया, महिलाओं को उनका स्तर ये बना दिया है कि बस आदमियों में ये 2-3 क्वालिटी देख करके महिलाएं जो है वो अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो आपने हमें बहुत डिमीन जो है वो कर दिया है। इवन तो अगर हम म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं वही हाल हो रखा हाँ है। एग्जैक्टली, आपको एक प्रोडक्ट की तरह ही वो सेल कर रहे हैं। और मतलब महिलाओं का एक जो होना चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना बहुत खुल करके, अगर अभी क्या है 2-4 महिलाएं इसको अपोज कर रही हैं, तो उनको गिना ही नहीं जाता है। 100 में अगर 50% आ गई ना इस तरीके को कहने के लिए, क्योंकि अभी चीजें थोपी जा रही हैं, कोई इसके अगेंस्ट 10 महिलाएं बोलना शुरू करेंगी, भैया हमको तुम्हारे इस तरीके के विज्ञापन नहीं देखने हैं। कुछ वंजन मंजन मनोरंजन कुछ भी चीज हो, आप हर जगह महिला को, और वो उसके छोटे कपड़ों पे ला करके उसको बस वहीं पे उसके उसकी आइडेंटिटी, उसका टैलेंट, उसका सिर्फ फिगर रह गया है। तो ये सब झेलते हैं हम लोग। लखनऊ की चिकनकारी पे बात करेंगे कि यहाँ पे जो चिकनकारी है और जरदोजी है और बहुत डिफरेंट तरीके के हैंडवर्क्स हैं जो बहुत फेमस हैं। सो और ग्लोबल लेवल पे फैशन इंडस्ट्री में काफी चेंजेस आ रहे हैं। सो ये जो आर्टवर्क्स है, ये जो कलाकारी है, ये विद टाइम कैसे इवॉल्व करी है और आपने कैसे इसको बदलते हुए देखा है? चिकन जो है वो यहाँ का तकरीबन 1800 1700 18वीं सदी के एंड में कहीं शुरुआत हुई इसकी लखनऊ में, और नवाबों ने इसको पैट्रनाइज किया। बहुत से लोग कहते हैं ये पर्शिया से आई थी, वहां से आई थी, यहाँ से आई थी। आई डोंट नो कहाँ से आई थी, क्योंकि मुझे पर्शिया में तो ऐसी एम्ब्रॉयडरी का कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये टर्की से आई थी। और क्योंकि नूरजहां भी टर्की और पर्शियन मिक्स पेरेंटेज की थी, तो कहीं ना कहीं उनको किसी ने दिखाया होगा या बताया होगा, एंड शी ब्रॉट इट, शी स्टार्टेड इट। मगर वो फिर वहाँ खत्म हो गई दिल्ली में, उसको किसी ने पैट्रनाइज नहीं किया। और फिर नवाबों के दौर में लखनऊ में जब वो शुरुआत फिर से शुरू हुई, तो नवाबों ने उसको बहुत पैट्रनेज दी आर्टिजन्स को, और दैट इज वाई यहाँ पे उसका एक सेंटर बन गया। लखनऊ के अलावा कहीं नहीं होती है ये चिकन वाली, वाइट ऑन वाइट, थ्रेड ऑन थ्रेड। और इसमें जो टाके हैं उनके जो नाम है, चमेली का फूल, घास पत्ती, धनिया पत्ती, कर्ण फूल। तो आप अगर कहें कि ये स्टिच का नाम है, इट्स लाइक ओके। कोई अगर आप बाहर जाए वेस्टर्न एम्ब्रॉयडरीज के नाम कहें, तो वो कहेंगे ये हेरिंग बोन है, ये ब्लैंकेट स्टिच है, ये फलाना स्टिच है, क्रॉस स्टिच है, ये स्टेम स्टिच है। बट ये कोई नहीं कहेगा ये कर्ण फूल है, नो ये घास पत्ती है। तो कितने पोएटिक नाम दिए उसको, और नेचर से इंस्पायर्ड था। तो घास की पत्ती की जैसी उसकी स्टिच आ रही है, तो इसलिए घास पत्ती है, धनिया पत्ती है, या कौड़ी है, कौड़ी जिसको आप शेल्स, सी शेल्स जो होते हैं छोटे छोटे, उसको कौड़ी कहते हैं, तो कौड़ी है। और
तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टिचेस बनाई उन्हीं ने, मतलब एक स्टिच से वो पूरी स्टिच नहीं बन रही, उसमें 2-3 स्टिचेस को मिला के वो एक स्टिच हो रही है, यानी एक बूटे को स्टिच कह रहे हैं और उसको नाम दे रहे हैं। तो वो अपने आप में बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है, हर वेरी इंट्रिकेट। वेरी इंट्रिकेट। तो आइडिया ये था कि जो मलमल हमारा फैब्रिक होता है वो हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग पहनते थे, गर्मियां ज्यादा होती हैं, तो वो इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि उसको आप थोड़ा ओपेक कर दें ताकि वो पहनने लायक हो, उसकी लेयरिंग हो जाए और वो खूबसूरत भी लगे। तो उसके हिसाब से जब वो डेवलप होता गया तो आप अगर देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सचमुच किसी ने हाथ से काढ़ा है या ये वी हुआ है, क्योंकि एकदम इट इज वेरी वेरी मैजिकल, और जिसको कहते हैं कि अनबिलीवेबल कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और क्योंकि हम लोग उसको बचपन से देखते आ रहे हैं लखनऊ में, तो उसकी अहमियत नहीं किसी को। जब आप बाहर ले जाइए, बाहर का कोई आदमी पूछता है कि ये हाथ से बना है, तो दे कैन नॉट लाइक द गैस कि व्हाट इज दिस। और मुझे याद है हम लोग चाइना रशिया गए थे, एग्जीबिशन की थी, और वहाँ के जो रॉयल फैमिली को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनकी मीडिया आई थी। वो अलग मीडिया होता है और वो सिर्फ रॉयल फैमिलीज के लिए मैगजीन्स निकालता है। तो वहाँ के जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने जब आके देखा तो दे वर लाइक व्हाट इज दिस, एंड दे रोड नेक्स्ट डे। हम लोग फ्रंट पेज पे थे रशिया के न्यूज़पेपर में, मॉस्को के, और उस पे लिखा था द फाइनेस्ट एम्ब्रॉयडरी ऑफ द वर्ल्ड has come from Lucknow, India. So beautiful. So that was when I saw the caption. I felt so proud about Lucknow, about us, that these people are saying it's the finest. और वहाँ पे 29 countries थी, मैं आपको बताऊं। उस 29 countries में बड़े बड़े लोग आए थे, very big designer. It was only designer thing. Chanel भी था, Dyer भी थे, सब थे, but फ्रंट पेज पे हम लोग की तस्वीर गई। इतने बड़े ब्रांड्स में भी चिकनकारी, लखनऊ की चिकनकारी लखनऊ एंड अस्मा हुसैन। जो इंडो इस्लामिक आर्ट है कि साहब उसके 2 इंटरप्रिटेशन है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, लेट मी प्ले द व्हाट्सएप हिस्ट्री अंकल नाउ, ठीक है, आई हैव गॉट दिस मैसेज, आई एम द हिस्ट्री अंकल, आई एम गोइंग टू से कि भाई देखिए यहाँ पे कलश है, कमल है, नारियल है, तो ये तो मंदिर है। ठीक है, झरोखा है जो राजस्थानी आर्ट का है, तो मंदिर है। तो जाहिर सी बात है मंदिर रहा होगा, या तो उसके टुकड़े जोड़े गए हैं या फिर ये मंदिर को गिरा के बनाया गया है, और इसकी सर्वे होना चाहिए और पता करना चाहिए। ये एक लॉजिक दिया जाता है जो कहीं हो सकता है किसी जगह पे ये बात ये हुई भी है, ऐसी घटनाएं हुई भी हैं। जब शुरू में इन्वेडर्स आए हैं ये किया भी गया है। कुतुब मीनार में वो रखे भी हैं कि उन्हीं से जोड़ के मस्जिद भी बनाई गई थी, मूर्तियों को और पत्थरों को जोड़ करके। लेकिन जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो डेवलप हुआ वो उस पर बात नहीं होती, और कभी ये जवाब किसी ने नहीं दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं ही ऐसा सोचता हूँ कि यह सच है कि ये चीज यहाँ से आई, ये चीज यहाँ से आई, और इनका फ्यूजन कहीं हो करके ये आर्किटेक्चर हमारा बना। सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, हमारी तहजीब भी। तहजीब बनी, मतलब हाँ। देख लीजिए आप मिडिल ईस्ट को देख लीजिए, मैं वहां बहुत रही हूँ और यहाँ को देखिए बिल्कुल अलग है, सिवाय इसके क्या तौहीद और नमाज और सब एक है। तो आर्किटेक्चर में हम वापस आते हैं। तो जिस वक्त कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर अलाई दरवाजा है, अलाई दरवाजे का जो दरवाजा है, जो चारों तरफ से दरवाजे अंदर खुलते हैं, उस दरवाजे के अंदर उसमें आप देखिएगा लोटस बड्स है। That is the first instance that we see of an Indic symbol being adopted. लोटस बड। वो लोटस बड जो है वो होते होते फिर वो ऊपर जो है डोम पर आता है, हाँ, उल्टा आता है। एंड देन वही डोम जो है, अब आप देख लीजिए तो बहुत से मंदिर हैं, बहुत से मंदिर हैं जिनमें डोम्स बने हुए हैं। सो यू कांट से कि ये जो है ये मस्जिद को आपने डोम कन्वर्ट कर लिया। यू आर्टिकुलेट योरसेल्फ इन द लैंग्वेज यू नो, द लैंग्वेज यू सी। राजा मान सिंह ने जब अपना रोहतास में किला बनाया है, he's made it on exactly the same lines as फतेहपुर सीकरी। जब हम वहां जाते हैं, मतलब ये राजा मान सिंह का बनाया हुआ बहुत बड़ा मंदिर है मथुरा में, आप अंदर जाइए तो लगता है वॉकिंग इन फतेहपुर सीकरी, बिकॉज ही हैज यूज्ड द इडियम दैट ही इज फेमिलियर विथ। वही लाल पत्थर, वही, बस फर्क ये होता है कि भाई यहाँ मूर्तियां कार्व्ड है, वहां पे मूर्तियां नहीं कार्व्ड होती, वहाँ अरेबिस्क डिजाइन होते हैं। हालांकि फतेहपुर सीकरी में जो उनका एक कमरा है जिसको सुनहरा कमरा कहते हैं, वहां बार हनुमान जी की और तस्वीर भी बनी
बनी हुई है, पेंटिंग भी बनी हुई हाँ। है. So these were people who were, they were Muslims, but they were ruling over a population that was not Muslim. They were not stupid enough to force or enforce any this thing, because ये visionaries थे, they were statesmen, वरना they would not have lasted so long. उनकी चली इसलिए, चाहे वो दिल्ली सुल्तान भी हों, उन सब की इसीलिए चली, हाँ, चाहे वो खिलजी because हो, हाँ, लोधी कोई हो, हो, हाँ, क्योंकि मतलब बारिक उनकी, तुगलक जो इधर उधर भटकते रहे, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की हाँ, बात मोहम्मद करें, बिन तुगलक को तो खैर छोड़ हाँ, दीजिए, हाँ, लेकिन बाकी जो थे वो सब दे टुक द फैक्ट इनटू अकाउंट दैट वी आर रूलिंग ओवर अ पॉपुलेशन दैट इज नॉट मुस्लिम, और इसीलिए सारे जो इनकी रूल्स और वो बनते थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव वो उसी हिसाब से बनते थे. सो यू नो लाइक नहीं, अकबर का तो खैर मतलब मैं आगरा गया तो मैंने अकबर को बनवाया हुआ चर्च भी है, जो जो अगेन बहुत कम लोग हाँ, लोग ताजमहल पे फोटो खिंचा के आ जाते हैं, पर अकबर की हाँ, बनवाई हुई चर्च जो उससे पुरानी है, आर्मीनियन चर्च है. हाँ, तो वो सो वी हैव यू नो लाइक हम वो लोग जन्माष्टमी की तरह आकर के जीसस को झूला झुलाते थे, ऐसा हाँ, ऐसे मैंने पढ़ा, तो मतलब आप ये देखिए कि देवा शरीफ में होली कितनी जोर से जी मनाई जाती जी है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में बसंत मनाई मनाते जाती है. ये सब चीजें थी कि कोई सोचता भी नहीं था कि 100 300 400 साल बाद लोग सवाल पूछेंगे कि ये क्या है, क्यों है. क्या मतलब वाजिद अली शाह जो थे वो अख्तर पिया सबके थे, कि मुसलमानों के पिया नहीं थे, वो सबके थे, और वो खुद कृष्ण बन के वो खुद रासलीला करते थे, रास क्या रास करते क्या थे. करते थे, हाँ, किसी ने उस वक्त नहीं सोचा, उन्होंने तो नहीं सोचा उनको, तो क्योंकि कृष्ण जी को तो वी थिंक ऑफ हिम एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव. या